नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको दोबारा खुश आमदीद कहता हूँ। सीधा अपना पहला सवाल लेते हैं जी। हेलो हेलो हेलो, जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी मैंने आपसे अपील के बारे में एक बात पूछनी थी। जैसे आपने प्रोग्राम के शुरू में बताया था अपील के बारे में, हमारी अपील अलाउ हुई थी 2015 में, जून में। और साथ ही एक हफ्ते के बाद हमें पता चला कि होम ऑफिस ने अप्लाई किया परमिशन के लिए, तो उन्हें ग्रांट हो गई। बहरहाल मुख्तसर बताती हूँ कि इस जनवरी में हम लोग दोबारा गए अपर ट्राइब्यूनल अपील के लिए। तो अभी 2 वीक पहले उनका आया है, तो उन्होंने एक और हमें अपील दे दी है। अच्छा, ठीक है। तो मार्च में अब है वो अपील। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि हमारी 2 बच्चियां हैं जिनको यहाँ पे आए 12 साल हो गए, हम लोग को 14 साल हो गए हैं जी, और उनको 12 साल हो गए हैं। और सारा हमने इतना बड़ा बंडल, मेरा ख्याल है 10-12 किलो का बंडल वो होगा, जो हमने उनको साथ एविडेंस एवरीथिंग हमने उनको भेजा हुआ है। जी, तो ठीक है। मुझे ये समझ नहीं आ आपको रही ये कि समझ नहीं आ रही कि ऐसा क्यों हो रहा है? तो आप प्लीज मुझे बताएंगे कि अब जो हमारी नई अपील है, यानी इस एप्लीकेशन के लिए हम ये अब चौथी दफा जाएंगे अपील पे। एक ओह दफा माय गॉड। एडजॉर्न हो गई थी, फिर हम दोबारा गए, फिर अच्छा, गए चलें, और अब फिर आपको मैं रोकता हूँ जी। अब आप सुनिए, इसको मैं आपको जवाब देता हूँ। हाँ जी। अच्छा, ये हमारे प्रोड्यूसर साहब ने कुछ कान में चीज़ बोली है, कुछ समझ नहीं आई। अच्छा अच्छा, चलें, ठीक है जी। आपका सवाल के ऊपर मैं आता हूँ सीधा। सवाल आपका क्या है कि आपने अप्लाई किया, आपको रिफ्यूज़ किया गया, आपको अपील का मौका मिला, आप अपील में गए, अपील में जाके आपकी अपील को अलाउ कर दिया गया और उसके बाद होम ऑफिस ने अपील कर दी उसके खिलाफ। यानी होम ऑफिस ने परमिशन मांग ली कि उनको लीव टू अपील दी जाए टू दी अपर ट्राइब्यूनल। अब वो परमिशन उनको ग्रांट कर दी गई। अब वो कोर्ट में गए, कोर्ट में जाके अब जो वहाँ पे बात हुई है वो ये, होम ऑफिस की तरफ से जो आर्ग्यूमेंट होती है वो ये होती है कि आपने अपने केस के अंदर जो कुछ प्रेजेंट किया, आपका एविडेंस, ये वो सारा कुछ, वो सब एक जगह, जज ने जो फैसला किया उस फैसले को उसने अप्लाई करने में कोई कानून की गलती की है, जिसको कहते हैं मटीरियल एरर ऑफ लॉ। अब वो मटीरियल एरर का मतलब क्या है कि आपके जज ने कोई ऐसी गलती की है जिसकी वजह से आपका जो डिसीजन है वो कानूनी तौर पे सही नहीं है। उसका मतलब ये नहीं कि आपका एविडेंस ठीक नहीं था, उसका मतलब ये नहीं कि आपके बच्चों की बातें ठीक नहीं है या आपका बच्चों को टाइम नहीं हुआ कि उनको यहाँ स्टेटस मिले, ऐसी बात नहीं है। उसका मतलब सिर्फ ये है कि जज ने कानून अप्लाई करने में कोई गलती की है, जिसकी बेस पे अपर ट्राइब्यूनल की तरफ से आपका डिसीजन सेट असाइड कर दिया गया, यानी जो आपका पुराना डिसीजन था उसको खत्म कर दिया गया, कलअदम करार दे दिया गया। अब क्या होता है, अब जज या तो अपर ट्राइब्यूनल में उसी वक्त नया फैसला करते हैं या फिर आपको आगे की डेट दे देते हैं कि अब आपका दोबारा केस सुना जाएगा और उसके अंदर आपके केस का फैसला किया जाएगा। अब अगर आपने बताया कि आपके बच्चों को यहाँ पे 12-12 साल हो गए हैं, तो फिर तो आपका केस बहुत ह्यूज इंपॉर्टेंस वाला केस बनता है। सो आई होप आपका वकील बहुत अच्छा है, आपका वकील बहुत अच्छी तैयारी के साथ कोर्ट में जाएगा और जाके इस केस को बहुत अच्छी तरह से बहस इसके ऊपर करेगा। बिकॉज अगर इस केस को होम ऑफिस जीत लेता है तो अपर ट्राइब्यूनल की तरफ से उसको एक डिसीजन मिल जाएगा जो कि वो बाकियों के ऊपर भी अप्लाई करेंगे और आपको भी इसका नुकसान होगा। और अगर होम ऑफिस इस केस को लूज कर देता है तो फिर अपर ट्राइब्यूनल का एक डिसीजन होगा जो बाकी सबके ऊपर भी अप्लाई होता है। तो मेरा ख्याल है ये आपका बहुत एक इम्पोर्टेंस वाला केस है और इसके ऊपर बहुत जोर लगाना है आपको कि इसको बिल्कुल सही तरह से करें। आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। मुश्किल से मुझे यही समझ आती है कि आपके जज ने केस को अप्लाई करने में, कानून को अप्लाई करने में कोई गलती की है, जिसकी वजह से ये सारा मामला ऐसा चला। ठीक है जी, अब आपने कोर्ट में जाना है। ठीक है, पहले भी आपके बंडल्स रेडी हैं, अब उनको थोड़ा सा अप टू डेट कर लीजिएगा। जो आर्ग्यूमेंट्स जज के सामने अपर ट्राइब्यूनल में की गई उन आर्ग्यूमेंट्स का ख्याल रखिएगा। आई एम श्योर आपका वकील उसका ख्याल रखेगा और फिर जाके अब जो दोबारा आपका केस सुना जाएगा उसके अंदर अब इसका फैसला जो होना है वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। हो सकता है ये आपका एक गाइडेंस केस बन जाए। सो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इसकी बहुत अच्छी तैयारी हो। आई होप कि आपका वकील बहुत इसमें प्रिपेयर्ड है और अगर प्रिपेयर्ड नहीं है तो मेरे जैसे किसी के पास आ जाइए, हम इसको ज़्यादा कोशिश करेंगे तैयार करने में। ओके जी, बेस्ट ऑफ लक। अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो हेलो सर, हेलो हेलो कर रहा हूं, बात कर लें मेरे से। कॉल ड्रॉप हो गई। अच्छा जी, अब हमारे ये कॉल ड्रॉप करने वाला भी सिस्टम समझ नहीं आती कि किस तरह से कहां पर हो जाता है। चलें नेक्स्ट कॉल ले लेते हैं जी। हेलो हेलो जी जी, मैंने आपसे कहना था कि मैं रेफ्यूजी हूँ और मैंने शादी यहाँ पे की है। हेलो
जी जी बताइए, मैं सुन रहा हूँ। और मेरा हस्बैंड जो है वो स्टूडेंट था और उसका वीजा एक्सपायर हो गया और मुझे 5 साल का वीजा मिला हुआ है, तो इस सिलसिले में क्या होगा? क्या होगा? आप, हाँ वो तो जी। डिपेंड करता है आप क्या करना चाहते हैं। अब आपके हस्बैंड का अगर स्टूडेंट वीज़ा था और वो स्टूडेंट वीज़ा उनका ख़त्म हो चुका है, अब आपने शादी कर ली है, अब आपके पास रेफ्यूजी स्टेटस है, अब अगर आप उनको अपने स्टेटस के ऊपर लेकर आना चाहती हैं तो आपको उनके लिए अपनी इनकम दिखानी होती है 18,600 की। आपको दिखाना है कि आप कितनी यहाँ पे आराम से रह सकते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली आपको ये तो नहीं कहा जा सकता कि वापस अपनी कंट्री आप चले जाएं उनके साथ, अगर वो आप ही की कंट्री से हैं। तो फिर आपको तो ये नहीं कहा जा सकता क्योंकि आपने तो असाइलम किया था, आपको तो वाकई वहाँ से खतरा है, तो आप तो जा ही नहीं सकती हैं। सो अब यही बात बनती है कि अगर तो आपकी इनकम रिक्वायरमेंट्स पूरी होती हैं या आपको इकट्ठे रहते हुए 2 साल से ऊपर टाइम हो गया है, तो उसकी बेस पे आपका यहाँ पे हस्बैंड का भी काम हो सकता है कि उनको आपके साथ यहीं पे स्टेटस मिल जाए। अदरवाइज़ वो यही कहेंगे कि जी आपके हस्बैंड वापस अपनी कंट्री जाएँ, वहाँ से जाके अप्लाई करके आएँ, क्योंकि वो आपकी सारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं 18,600 की और अपनी इंग्लिश लैंग्वेज की, उन सब रिक्वायरमेंट्स को उनको फिर भी पूरा करना होगा। अगर वो उनको पूरा करके और आके उसकी बेस पे अप्लाई करते हैं तो फिर उनको कोई इंशाल्लाह मसला नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर वो ओवरस्टे हो चुके हैं तब प्रॉब्लम आती है, क्योंकि अगर वो ओवरस्टे हो चुके हैं तो फिर उनको यही कहा जाएगा कि जी आप तो वापस जाइए अपनी कंट्री और आप वहाँ से अप्लाई करें। या अगर वो यहाँ पे रहते भी हैं तो उनको वो 5 साल का रेफ्यूजी जो स्पाउस वीज़ा होता है उसके पर वो नहीं जा सकेंगे, उनको वो लॉन्ग रेजिडेंस की वो 10 ईयर्स वाली बेस पे डाल देंगे। सो ये दोनों चीज़ें आपको ज़रा सोच समझ के चलना है कि आप किस तरह से केस को फाइट करना चाहते हैं, क्योंकि अगर तो वो यहीं से अप्लाई करते हैं तो उनको मोस्ट प्रॉब्ली वो 10 साल की रूट पे डालेंगे, और अगर वो वापस अपनी कंट्री से जाके अप्लाई करते हैं और आपकी इनकम रिक्वायरमेंट्स आप पूरी कर सकती हैं तो उसकी बेस पे उनको 5 साल के बाद ही इंडेफिनेटली मिल सकती है। तीसरी चीज़ ये हो सकती है कि अगर आपका केस बहुत स्ट्रॉन्ग है तो फिर आपको यहीं से किसी तरह से आपके हस्बैंड को स्विच कर दिया जाए आपके स्टेटस के ऊपर, तो जितनी देर आपका स्टेटस है उतनी देर ही उनको भी स्टेटस साथ ही मिल जाता है आपके डिपेंडेंट के तौर पे। लेकिन वो ज़रा थोड़ा सा टेक्निकली ज़्यादा मुश्किल काम होता है। ऑलराइट जी, बेस्ट ऑफ लक। अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा सवाल आपसे ये है कि मैं यहाँ पर स्टूडेंट वीजा पर हूँ और मेरा कोर्स फिनिश हो रहा है अप्रैल में और मोस्ट प्रोबेबली मुझे बाय द एंड ऑफ अप्रैल अपनी डिग्री मिल जाएगी। आगे मेरा इंटेंशन है टियर 4 से टियर 1 में स्विच करने के लिए, तो उसके लिए मुझे आपसे इन्फॉर्मेशन लेनी थी कि जैसा कि मुझे अभी करंट स्टेटस में वर्क अलाउ नहीं है, तो क्या अगर मैं टियर 1 पे स्विच करती हूँ जबकि मेरा वीजा जो है वो अगस्त में फिनिश हो जाएगा, तो इन बिटवीन जो 3 मंथ्स हैं क्या मैं बिजनेस स्टार्ट कर सकती हूँ? जस्ट मैं अपने प्रपोजल वगैरह रेडी करके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करूँ और वेट करूँ कि मुझे वीजा इशू हो तो ही मैं वर्क कर सकती हूँ। ओके, और कोई सवाल आपका? नहीं सर, थैंक यू सो मच। ओके, चले मैं बताता हूँ इसकी टेक्निकलिटीज़ के पीछे समझ जाएं, आपको फिर कोई मुश्किल नहीं होगी इसको समझने में। टियर 4 का जब आपका वीज़ा चल रहा है आपको उसके ऊपर काम करना अलाउड नहीं है, आइदर सेल्फ एम्प्लॉयड और एम्प्लॉयड। अब आप टियर 4 के वीज़े से स्विच करने के लिए टियर 1 के लिए आप एप्लीकेशन डालते हैं। सो जब आप एप्लीकेशन डालते हैं तो आपके उस टाइम पीरियड के अंदर कौन सा स्टेटस चल रहा है, जो आपका इस वक्त है वही स्टेटस आगे चल रहा है। अगर आपका वीज़ा ख़त्म हो चुका है और आप उस वीज़ा ख़त्म होने के बाद एप्लीकेशन डाल रहे हैं या उससे पहले एप्लीकेशन डाल रहे हैं तो फिर आपका वही स्टेटस चलता रहेगा जो सेक्शन 3C कंटिन्यू कर लेता है, उसी के ऊपर आपका सारे जो आपकी राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो वही चलते हैं। सो अगर उस 3 महीने के अंदर आपको काम करना पहले भी अलाउड नहीं था तो आगे भी अलाउड नहीं होगा। अब अगर आप ऐसी बात नहीं करते, आप कहते हैं कि अच्छा जी मैं फिर अपना कोई और कुछ सोचूं कि मैं बिज़नेस अपना शुरू कर सकूं, कर ना सकूं, क्या करना है क्या नहीं करना, आपने ऐसा कुछ नहीं करना। बिकॉज सिंपल चीज़ ये है, आप टियर 1 के लिए जब अप्लाई करेंगी तो आपने उसका जब तक आपको अप्रूवल नहीं आ जाता, जब तक आपको उसके ऊपर वीज़ा नहीं मिल जाता, आपको लीगली अलाउड नहीं है कि आप वो बिज़नेस शुरू करें। सो आपने पहले इंतज़ार करना है, जब आपका सब कुछ अप्रूवल वगैरह हो जाता है तब आपने काम शुरू करना है। उससे पहले सिर्फ प्लानिंग करनी है, बिजनेस प्लान्स हों, आपके फोरकास्ट्स हों, आपके जो कॉन्ट्रैक्ट्स आपने बनवाने हैं, ये करना वो करना, वो सारा कुछ करें। आपने काम शुरू नहीं करना, बिकॉज काम शुरू कर लिया तो आपको कह सकते हैं कि यू हैव बीन इन ब्रीच ऑफ द इमिग्रेशन रूल्स, इन ब्रीच ऑफ द कंडीशंस जो आपके ऊपर इम्पोज की गई हैं, एंड हेंस यू आर नॉट गोइंग टू बी एबल टू आइदर गेट द स्टेटस या आगे जाके आपको इंडेफिनिट लीव के लिए या नेशनलिटी के लिए भी प्रॉब्लम हो सकती है। ऑलराइट जी, अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो। हेलो जी। हेलो, हाँ जी, गुड इवनिंग सर। आपका बहुत बहुत थैंक्स, आप सबका भला करते हो इतना ज़्यादा और सबके लिए थोड़ा टाइम निकाल के। थैंक यू जी। सर मैंने आपसे ये पूछना था कि मेरी फ्रेंड है, वो मेरी दोनों फ्रेंड है, वो हस्बैंड उन्होंने यहीं पे आके मैरिज की थी। ये तो उन दोनों का कॉलेज ब्लैक लिस्ट हो गया है ना, तो यहीं पे उनका एक बेबी है 1.5 साल का।
तो एक्चुअली फिर उनका वीजा भी इससे खत्म है उन दोनों का, तो 1.5 साल की उनकी बेबी है, तो उस बेस पे वो लगा सकते हैं केस ह्यूमन राइट का। उनको आए हुए कितनी देर हुई अभी यहाँ पे? उनके हस्बैंड को आए को 7 साल हो गए, तो जो उनकी वाइफ है उनको आए को हो गए 3 साल सारे। 3 साल हुए। ओके, और कोई चीज जी? बस थैंक यू। ओके चले, अब आप गौर से सुन लीजिए, मैं आपको जो जवाब देता हूँ। ह्यूमन राइट्स के अंदर एक चीज़ याद रखें, 9 जुलाई 2012 के बाद जो चेंजेस आई उसने कहा कि जी अब सिर्फ 4 कैटेगरीज हैं जिसमें हम ह्यूमन राइट्स को एक्सेप्ट करेंगे। या आपने 20 साल यहाँ गुजारे, या आपकी उम्र 18 से कम है और आपने 7 साल से ज़्यादा यहाँ गुजारे, और या आप 18 और 25 के दरमियान हैं और आपने आधी से ज़्यादा ज़िंदगी यहाँ गुजारी। ये तो 3 कैटेगरीज हैं। चौथी कैटेगरी ये है कि अभी आपको 20 साल नहीं हुए यहाँ पे रहते हुए और आपकी उम्र भी 18 से ऊपर है, लेकिन आपको बहुत सिग्निफिकेंट डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ेगा अगर आप वापस अपने मुल्क जाते हैं। अब वो सिग्निफिकेंट डिफ़िकल्टीज़ में क्या आता है कि आप लैंग्वेज भूल गए वहाँ की, आपके कनेक्शंस ख़त्म हो गए, आपका कल्चरल बैकग्राउंड नहीं रहा वहाँ पे, आपकी फैमिली नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है। ये सारी वो डिफ़िकल्टीज़ आती हैं जिनके ऊपर हम बहस कर सकते हैं। आपके केस में ये जो आपने जिनके बारे में बात की, हस्बैंड को यहाँ पर आए हुए 7 साल हुए हैं, बीवी को आए हुए अभी यहाँ पे 3 साल हुए हैं, बेबी इज़ ओनली 1.5। अभी वो एप्लीकेशन डालना उनके लिए मुश्किल नहीं है। वो तो आप गाड़ी में पेट्रोल डालो तो गाड़ी तो चल पड़ेगी। सो आप होम ऑफिस की फीसें लगाओ, वकील की फीस लगाओ, एप्लीकेशन तो आपकी फ़ौरन डल जाएगी। बात तो ये कि एप्लीकेशन डालने का मकसद क्या है। अगर एप्लीकेशन डालने का मकसद है कि आपने 2-2.5 महीने का टाइम गुजारना है यहाँ पे बगैर किसी के तंग किए हुए, तो फिर तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर ये बात नहीं है, अगर बात ये है कि जी आप स्टेटस लेना चाहते हैं, तो अभी उनको इसके ऊपर तो स्टेटस नहीं मिलना, क्योंकि इमिग्रेशन रूल्स के अंदर आप किसी जगह पे भी आओगे नहीं। ये जिनकी आप बात करें वो आएंगे नहीं, क्योंकि ना उनको 20 साल हुए, ना उनकी उम्र 18 से कम है और 7 साल गुजरे, ना जिसकी उम्र 18 से कम है यानी जो बच्चा है उसके 7 साल यहाँ पे गुजरे। सो अभी उनको एप्लीकेशन डालने में कोई फ़ायदा नहीं। बेहतर यही है कि वो अभी वापस चले जाएँ, या अगर कोई और स्टेटस में स्विच कर सकते हैं तो वो कर लें। ऑलराइट जी, बेस्ट ऑफ लक। लास्ट कॉल लेते हैं जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। सर मेरा एक क्वेश्चन है। मैंने लास्ट ईयर EEA रेजिडेंस कार्ड के लिए अप्लाई किया था, ठीक है, जो कि उन्होंने लास्ट ईयर मेरा रिफ्यूज कर दिया। फिर मैंने अपील की थी सितंबर में जी, जो कि मैं अभी तक वेट कर रहा हूँ। तो अभी मैं क्या चाहता हूँ कि मैं उस अपील को विड्रॉ करके न्यू एप्लीकेशन करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी वर्क अलाउ भी नहीं है जी। तो इससे क्या हो सकता है अगर न्यू एप्लीकेशन करूं, क्योंकि ये अभी तो कह रहे हैं कि यूरोप जो है यूके से अलग भी हो रहा है। अगर अलग होता है तो मुझ जैसे एप्लीकेंट्स के लिए क्या जो है ये बुरा असर हो सकता है। ओके, चलें मैं बताता हूँ जी। नंबर 1, आपके सवाल का जवाब ये है कि अगर आप अपील विड्रॉ करना चाहते हैं और नई एप्लीकेशन डालना चाहते हैं, इट माइट बी अ वेरी गुड आइडिया। सब डिपेंड करता है आपके रिफ्यूज़ल पॉइंट्स के ऊपर। अगर आपके रिफ्यूज़ल पॉइंट्स वो हैं जो कहते हैं कि जी हमें आपकी इंटेंशन पे एतबार नहीं, आपकी मैरिज जेन्युइन नहीं है, हमें उसके ऊपर एतबार नहीं है, तो फिर आप शायद अगर होम ऑफिस के पास दोबारा जाएँ तो वो आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट ना करें और फिर आपको रिफ्यूज़ कर दें। लेकिन दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि आपका जो एविडेंस पहले था वो बहुत इनएडिक्वेट था और अब आपके पास बेहतर एविडेंस है जिसकी बेसिस पे आप अप्लाई करें तो आपको स्टेटस मिल भी सकता है। सो एक तो ये चीज़ आती है। जो दूसरा आपका सवाल है वो बड़ा मज़े का सवाल है कि जी वो यूके अगर बाहर निकल आता है EU से तो फिर बाकी चीज़ों का, बाकी लोगों का क्या होगा। अब ये तो हो नहीं सकता कि जी आप किसी अपने यूरोपियन नेशनल वाइफ के साथ रहते हैं यहाँ पे और यूके कल को फैसला करता है कि जी हम बाहर आ रहे हैं, चलो इनको सबको यूरोपियंस को निकालो यहाँ से। ऐसा तो नहीं होगा ना। वो ये कह सकते हैं कि जी जो इमिग्रेंट्स हैं, जो अभी माइग्रेंट्स यहाँ पर आके यूरोपियन नेशनल्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं, उनको भी निकालो यहाँ से। वो भी नहीं होगा, बिकॉज कानून की एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ और इम्पोर्टेंट शिक जो है वो ये है कि अगर एक कानून के तहत आपको स्टेटस मिलता है, उस कानून की रिस्पेक्ट ये चीज़ डिमांड करती है कि उसको पूरा आगे तक फुलफिल किया जाए। सो अगर आपको आज कहा जाता है कि जी आपको आज से 5 साल के अंदर इंडेफिनिट लीव मिल जाएगी अगर आप ये स्टेप्स उठाते हैं, अगर आप वो स्टेप्स उठाते हैं और अभी अप्लाई कर लेते हैं उसके अंदर और आपको स्टेटस मिल जाता है, तो फिर आप आगे जाके उसकी बेसिस पे इंडेफिनिट लीव के लिए ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं, चाहे उस वक्त तक जाके उन्होंने 2 साल के बाद इंडेफिनिट लीव ही ख़त्म कर दी। मेरी नज़र में अगर यूके बाहर आता भी है यूरोप से, जो कि मैं पसंद नहीं करता पर्सनली, लेकिन अगर ऐसा होता भी है तो कोई ना कोई रूल्स इन प्लेस रखे जाएंगे ज़रूर उन लोगों के लिए जो बाकी इसमें कल को आना चाहते हैं या जो इसमें कल को चलना चाहते हैं। सो अभी मैं आपको कहूँगा कि आप उसकी फ़िक्र मत करें।
ठीक है जनाब, बेस्ट ऑफ लक विद दैट। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का अब हमारा टाइम ख़त्म हो रहा है। आपके कॉल्स का बहुत शुक्रिया और इंशाल्लाह अगले हफ्ते इसी जगह इसी वक्त दोबारा आपसे मुलाकात भी होगी। जिन लोगों से मुलाकात होनी है इस हफ्ते बर्मिंघम में भी हो सकती है और बाकी अगले हफ्ते यहीं पे मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया। गुड इवनिंग।